बाजार बोलता है। एफआईएसडीआईएस का डेटा एक बार पढ़ लेते हैं क्या चल रहा है। क्योंकि एफआईएसडीआईएस के डेटा ने काफ़ी परेशान किया हुआ है मार्केट को और काफ़ी समय से एफआईएस ने एक तरफा चाल दिखाई हुई है। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या किस तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है। तो एफआईएस 11,639 करोड़ की सेलिंग और डीआईएस 12,308 करोड़ की बाइंग। ये डराने वाले तो हैं डेटा। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डीआईज बाय कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये ही एक कुशन है मार्केट में, और ये कुशन लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में तो नहीं दिख पा रहा था। अब लार्ज कैप में दिख रहा है, लेकिन कितना खरीदेंगे वो अब देखना पड़ेगा। उनकी पॉकेट में कितना कैश पड़ा हुआ है, एफआईएस की पॉकेट का कितना अमाउंट है, वो सबको पता है कि इंडियन मार्केट कैप की जितनी टोटल मार्केट कैप है उसका 16% एफआईएस करीब होल्ड करते हैं। अब वो तो सेल कर सकते हैं, लेकिन डीआईज क्या उस 16% को एब्जॉर्व करने की क्षमता रखते हैं, वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, क्योंकि इतनी सारी खबरें हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो जब से आए हैं, जब से डेली एक स्टेटमेंट मारते हैं और कुछ ना कुछ कर देते हैं। डाउ भले ही 600 पॉइंट बढ़ा हो, शंघाई में जरूर थोड़ी बहुत तेजी बन रही हो। हैंगसेंग में करीब 1.25%, निकाई में करीब 1.5% की तेजी है। कोस्पी करीब 3.5% गिरा हुआ है। तो हर देश अपनी परिस्थिति से जूझ रहा है। अब ये नहीं है कि ग्लोबल संकेत किसी पूरे ग्लोबल संकेत हों तो हर कंट्री के लिए वो इंडिकेट कर सकते हैं। नहीं, इंडिया के अलग हैं, कोरिया के अलग हैं, जापान के अलग हैं, चाइना के अलग हैं, सब अलग है। एक बार देख लेते हैं। गेनर्स आज कल मिलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी देखने पड़ते हैं। आज की लिस्ट देख लेते हैं। कॉफ़ी डे, अच्छा, लोग कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, चलिए बढ़िया बात है। 20% का अपर सर्किट लगा हुआ है। AIIL 9% बढ़ा हुआ है। एडवांस एडनाइब्स करीब 2.25%, वेलस्पिन लिविंग करीब 2%, अल्ट्राटेक सीमेंट करीब 2%। लास्ट वीक टूटा था केबल सेगमेंट में एंटर करने की वजह से, लेकिन आज थोड़ा रिबाउंड होता हुआ। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं, कौन से काउंटर हैं जो कि प्रेशर में है। मैं समझता हूँ इसकी तो लिस्ट अच्छी खासी होगी। अरे जेके टायर बस 8%, मतलब ये 8% से ही शुरुआत हुई है लूजर्स की। मेरी स्क्रीन पर तो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एनीवेज, इस करीब 8%, किर्लोस्कर ब्रदर करीब 7.5%, एंजल वन करीब 7.5% और सुवेन फार्मा करीब 7%। तो ये सारे काउंटर हैं जो कि गिराने का काम कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ गिरावट है इस समय मार्केट में और दिख रहा है शेयर्स पर। आगे बढ़ते हैं कुछ खबरों की तरफ, और खबरों में इम्पॉर्टेंट खबरें आजकल तो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं हाईलाइट। और जैसा मैंने बताया कि जेलेंस्की से टकरा गए वो इस बार यूक्रेन के राष्ट्रपति से, और जोरदार बहस हुई, उसकी लाइव विजुअल भी चले पूरे वीकेंड में। आजकल यही चलता रहा। और यूरोप उसके बाद गए जेलेंस्की, और लंदन भी गए। वहाँ पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मिले, उन्होंने सपोर्ट भी दिया। उन्होंने कहा कि यूरोप आपके साथ खड़ा है, और यूरोपियन यूनियन के भी लीडर का बयान आया कि अब दुनिया को नए लीडर की ज़रूरत है। उनका इंडिकेशन शायद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ था कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो शख्सियत हैं, जिनको हम एक अमेरिका के राष्ट्रपति को अक्सर लोग लीडर ही मानते हैं वर्ल्ड का, और अब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है, मतलब कि दूसरे नए लीडर की ज़रूरत आ गई है। तो बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ रहे हैं। अच्छी लड़ाई चल रही है अब तो। अब ये लड़ाई यूक्रेन और रशिया की ना होके ये यूरोप वर्सेस अमेरिका वर्सेस रशिया। रशिया तो बल्कि आजकल शांत है, उल्टा अमेरिका ज़्यादा बोल रहा है। सनी सर, ये क्या हो क्या रहा है? मतलब दोस्तों में ही लड़ाई चल रही है ये तो। या डेफिनेटली आई थिंक आज तक हम देखते थे कि जो डिप्लोमेटिक टॉक्स है वो बिहाइंड द डोर होती थी। अब मुझे लगता है कि जिस तरह से हम सभी ने वीकेंड पर देखा कि जिस तरह से बहस हुई थी ट्रम्प साहब की, जेलेंस्की और जेडी वैंस की, वो हिसाब से लग रहा है कि कहीं ना कहीं नाउ थिंग्स आर कमिंग इन ओपन। और आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक अच्छे संकेत नहीं है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल पीस के एंगल से। जब आप ओपनली एक दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हो तो इसमें एक प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि कोई कंट्री गुस्से में आकर कोई बहुत एग्रेसिव स्टेप ना ले ले दूसरे कंट्री के अगेंस्ट, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड वॉर और एक्चुअल वॉर के फॉर्म में। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अलर्ट रहने का समय है, जहाँ ग्लोबली जो लार्ज इकोनॉमीज हैं बेसिकली वो लोग आपस में एक दूसरे को ब्लेम करने लग गए। और एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि ये सब यूएस के बेसिकली फ्रेंड्स रह चुके हैं हिस्टोरिकली। अगर आप देखेंगे यूरोप और यूएस जो है वो साथ में मिलकर ही काम करते हैं। और अब जिस तरह से यूक्रेन एट अ सेंटर स्टेज, और जिस तरह से यूक्रेन को सपोर्ट करना ना करना, वॉर को सपोर्ट करना ना करना, उसके चलते
जो ओपन एलिगेशन या ओपन बहस हो रही है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम इज नॉट राइट एक्चुअली फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। बिल्कुल। सर, अभी तक माना जा रहा था कि रशिया यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा, लेकिन यूरोपियन यूनियन जिस तरह से खड़ी है और यूरोप कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं और हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे, अमेरिका करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इससे जो युद्ध रुकने की प्रोबेबिलिटी थी वो कम हो गई है या 50-50 आ गई है, जो कि 100% की तरफ जा रही थी। सर, ऐसे में क्या लग रहा है, रशिया पर जो सैंक्शन हटने की बात थी और जो रशिया जो क्रूड ऑयल जो एक्सपोर्ट करने की बात थी वो रुक जाएगा, और वो रुक जाएगा तो इंडियन जो रिफाइनरी कंपनीज हैं उनके लिए मौके हैं कि जो डिस्काउंटेड क्रूड का वो एंजॉय कर रहे थे जिस पीरियड को, वो एक्सटेंड हो गया। तो हमें कैसे देखना चाहिए रिफाइनरी कंपनीज को? अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें, रिफाइनिंग कंपनीज की बात करें, तो मुझे लगता है कि जो भी निगेटिव है वो ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में डिस्काउंटेड है। अगर आप देखेंगे सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनी वेदर इज एचपी, बीपी, आईओसी, दे हैव करेक्टेड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम देयर रिसेंट हाइज। और ऑफ लेट अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि जो अर्निंग्स है इनकी बरकरार रहेगी, तो इनमें जो डिविडेंड यील्ड है वो भी 4-5% के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि, और अगर हम एक जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जीआरएम, जो सितंबर क्वार्टर में बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गए थे, उसके मुकाबले रिलेटिवली अब बेटर जीआरएम पर ये सब कंपनी कामकाज कर रही हैं। तो एज ऑफ नाउ, हालांकि मैं न्यूट्रल रहना चाहूंगा ये कंपनी पर, बट मुझे लगता है कि ये जो रशिया का जो डेवलपमेंट है उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, स्पेशली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स विल पैन आउट, बट वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं ये सभी कंपनी। अब इनमें अर्निंग ग्रोथ किस तरह से आएगी, डिपेंडिंग ऑन वेदर दे विल गेट अ डिस्काउंटेड क्रूड फ्रॉम रशिया, और वेदर इंडिया विल स्टेप अप इट क्रूड फ्रॉम क्रूड परचेज फ्रॉम सऊदी और यूएस, वो देखना होगा। और उसका क्या अर्निंग इम्पैक्ट आएगा, आई थिंक इसके ऊपर ज्यादा बेहतर कमेंट्री कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो दे पाएगी, रादर देन वी टेकिंग एनी वाइल्ड गेस। तो एक बार कंपनी के मैनेजमेंट से जब बातचीत होगी तो इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी निकल कर आएगी। जी। सर, रिलायंस बहुत टूट गया है, मतलब रिलायंस जनरली इतना टूटता नहीं, और आज मैं मानता हूँ कि जो मार्केट का फॉल है वो मेजरली ड्रिवन बाय रिलायंस ही है, क्योंकि अगर हम देखें आईटी इंडेक्स खड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा पेन में नहीं है, थोड़ा बैंक निफ्टी पर प्रेशर है, लेकिन रिलायंस का जो प्रेशर है वो मार्केट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। क्या लग रहा है सर, रिलायंस में कोई खबर है या ये केवल ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से ही गिर रहा है? आई थिंक इट्स मोर टू डू विद द ग्लोबल सेल ऑफ। और अब तक अगर आप देखेंगे, रिलायंस काइंड ऑफ साइडवेज मूवमेंट दे रहा था, ट्रेड कर रहा था एक सर्टन रेंज में। और जब अब मार्केट में, जब ब्रॉडर मार्केट में बहुत ज्यादा एग्रेसिव फॉल हो चुका है, तो मुझे लगता है कि रिलायंस जो रिलेटिवली सेफ ट्रेड कर रहा था, वहां हम एक करेक्शन आज देख रहे हैं। ऐसे तो हालांकि कोई डेवलपमेंट हमने कोई स्पॉट नहीं करी है, कोई पर्टिकुलर न्यूज विच इज नेगेटिव फॉर रिलायंस। बट यस, डेफिनेटली जो ग्लोबल डेवलपमेंट है, क्योंकि रिलायंस का जो ऑयल एंड गैस बिजनेस है, टू यस डेफिनेटली टू सम एक्सटेंट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिलेटेड काफी डिपेंडेंट है। नो स्पेसिफिक न्यूज, आई थिंक इट्स अ मोर ऑफ ए जनरल लिक्विडिटी ड्रिवन सेल ऑफ व्हिच वी आर सीइंग इन रिलायंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। अमेरिका में महंगाई दर अपने लक्ष्य पर जल्द आ जाएगी, ट्रेजरी सेक्रेटरी का बयान है ये। अब उन पर भी प्रेशर पड़ रहा है कि आप जो ये टैरिफ लगाने की बातें कर रहे हो, इससे इन्फ्लेशन कम नहीं होने वाला, तो उन्होंने ये भी बात बोल दी कि टैरिफ लगाने से महंगाई दर नहीं बढ़ेगी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम भी ऐसी बातें करने लगी है जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप करते आ रहे हैं आजकल। महंगाई दर का लक्ष्य उनका 2% है। अब देखना होगा कि महंगाई दर वैसे तो 3% के आसपास चल रही है, लोग तो बोल रहे हैं कि महंगाई दर यहाँ से बढ़ेगी, वो कह रहे हैं कि घटेगी। अब उनकी कैलकुलेशन अलग हो सकती हैं, लेकिन दुनिया के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं वो कुछ अलग बात बोल रहे हैं, और उन्हीं के देश के वॉरेन बफे वो बोल रहे हैं कि टैरिफ से अमेरिकी नागरिकों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी और ख़ासतौर से महंगाई भी झेलनी पड़ सकती है। तो वॉरेन बफे का बयान ज़्यादा शायद दुनिया देखना समझ सकती है कि वो कितने बारीक नज़रिए से इन्वेस्टिंग पैटर्न को देखते हैं और डेटास को देखते हैं। इस शुक्रवार को फेड के चेयरमैन की स्पीच भी है, उस पर भी दुनिया भर की नजरें रहेंगी, क्योंकि यहाँ टैरिफ लगने की बातें हो रही हैं, वहाँ इन्फ्लेशन घटने बढ़ने की बातें हो रही हैं। सर, ऐसे समय में जहाँ पर कि काफ़ी ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं,
इंडियन बैंकिंग सिस्टम कितना तैयार है इन अनिश्चितताओं को झेलने के लिए, ग्लोबल हेडविंड्स को झेलने के लिए, और क्या करें इंडियन बैंकिंग शेयरों में? विवेक जी, आई थिंक इंडियन बैंकिंग सिस्टम अगर आप देखेंगे तो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर फुटिंग पर है। एसेट क्वालिटी को लेकर कोई ऐसे बहुत ज्यादा दिक्कतें अभी हमने देखी नहीं। हालांकि एक सर्टन कुछ पॉकेट्स हैं अनसिक्योर्ड लोन, एमएफआई लोन में, वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत देखने मिली है। बट आई थिंक एट द सेम टाइम करेक्टिव एक्शन भी लिया गया है इंस्टीट्यूशन की ओर से और रेगुलेटर की ओर से। इनफैक्ट अभी रेगुलेटर ने तो ऑफ लेट कहीं ना कहीं वहाँ रेगुलेशन है थोड़े से रिलैक्स भी किए थे इन टर्म्स ऑफ रिस्क, आरडब्ल्यूए जिसे हम कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑन अ रिलेटिव बेसिस द इंडियन बैंकिंग सिस्टम आर इम्यून एटलीस्ट फ्रॉम अ बिजनेस एंड बैलेंस शीट परस्पेक्टिव। और अगर हम स्टॉक प्राइस और वैल्यूएशन की भी बात करें तो जो बड़ी बैंक है जैसे एचडीएफसी, कोटक, जहाँ कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस स्टॉक प्राइस के फॉर्म में हमने देखा नहीं है पिछले 3-4 सालों में। तो वैल्यूएशन भी मुझे लगता है कि एक रिजनेबल बैंड में ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक देखेंगे, अगर आप कोटक को छोड़ दे तो मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर ट्रेडिंग इन द बैंड ऑफ 2 to 2.5 प्राइस टू बुक। और अगर आप पीएसयू देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक्स आर ट्रेडिंग इन द बैंड ऑफ 0.8 to 1 प्राइस टू बुक वैल्यूएशन। तो अगेन इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट क्वालिटी एंड एट द सेम टाइम वैल्यूएशन के लिहाज से भी रीजनेबल है। तो मुझे लगता है कि बैंक्स आर वेल प्रिपेयर्ड टू हैंडल एनी स्लो डाउन इन क्रेडिट ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड, अगर ग्लोबली कुछ अनसर्टेनिटी आती है तो। लेट्स सी कैसे पैन आउट होता है। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तीसरा जो मैं फ्रंट कह रहा था, यूरोप। अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कनाडा, मैक्सिको, चाइना के पीछे पड़े हुए थे, इंडिया को भी धमकी दे रहे थे। अब वो यूरोप को भी धमकी दे रहे हैं, कह रहे 25% टैरिफ लगा दूंगा आप पर। अब सर मुझे तो लगता है डोनाल्ड ट्रंप कुछ मतलब परेशान ज़्यादा हैं लगता है, क्योंकि जितनी जिस तरह से वो सबसे लड़े जा रहे हैं, मतलब ये तो मतलब अपने दोस्तों से लड़ रहे हैं। इंडिया उनका दोस्त था, यूरोप उनका दोस्त था, मैक्सिको कनाडा तो उनको कभी पसंद ही नहीं थे, उनसे भी लड़े जा रहे हैं। चाइना उनको पसंद नहीं था, चाइना से लड़े जा रहे हैं। मतलब कोई बचेगा जिससे वो नहीं लड़ रहे? केवल लगता है कि पुतिन से ही उनकी दोस्ती बची है। पुतिन के ही फेवर में वो बात कर रहे हैं, बाकी किसी के फेवर में बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 4 मार्च से मैक्सिको कनाडा पर 25% टैरिफ लग जाएगा, और 10% टैरिफ चाइना पर भी हम कल से ही लागू कर देंगे। 4 मार्च कल ही है। अब आज का दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ग्लोबल नज़रिए से, कि क्या डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बैक गियर लेते हैं या रिवर्स गियर लेते हैं, जैसा उन्होंने पिछली बार भी लिया था। उन्होंने लास्ट टाइम पर बिल्कुल ये बोल दिया था कि ठीक है, मैं 1 महीने के लिए टैरिफ को डेफर कर देता हूँ। अब वो टैरिफ डेफर करते हैं या उस पर कुछ स्टेटमेंट देते हैं, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर यूरोप पर टैरिफ लगता है तो यूरोप की भी जरा अमेरिका से ट्रेड हिस्ट्री देख लेते हैं। 2023 में इनका जो अमेरिकन गुड्स से के एक्सपोर्ट से जो सरप्लस था वो करीब $156 बिलियन का था। वहीं अगर सर्विस इंपोर्ट में देखें तो $104 बिलियन का डेफिसिट था। दैट मीन्स कि यूरोप और अमेरिका काफ़ी कुछ हद तक सेटल तो कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा डेफिसिट और सरप्लस नहीं है और जितनी बड़ी यूरोपियन यूनियन है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबल ट्रेड डेफिनेटली यहाँ पर थोड़े से डिस्टर्ब तो होते हुए दिख सकते हैं। इस हफ्ते ईसीबी की पॉलिसी भी है, थर्सडे को, और माना जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट आ सकता है 25 बेसिस पॉइंट का। सर कैसे देखें जो कंपनियां हमारी यूरोप में काम करती हैं? अभी तक तो अमेरिका में ही जो कंपनियां काम कर रही थी उन्हीं पर एक हैंगओवर था कि आप अमेरिका से ट्रेड करते हो तो आप पर कुछ ना कुछ टैरिफ लग सकता है या आपको परेशानी हो सकती है। अब तो ये जो यूरोपियन कंपनीज़ हैं, अगर यूरोप में टैरिफ लगा, लाइक टाटा मोटर्स है, अपोलो टायर्स है, टीसीएस है, बालकृष्णा इंडस्ट्री है, मदरसन है, इन्फोसिस है, और मतलब जितनी आईटी कंपनियां हैं तो ज़्यादातर यूरोप में भी काम करती ही हैं। क्या करें सर इन सभी कंपनियों पर, और कैसे देख रहे हैं इस खबर को? आई थिंक जिस तरह से एक जो इकोनॉमिक लीडर होता है, जिस तरह से यूएस की इकोनॉमी है 28 से 30 ट्रिलियन डॉलर की, एक इकोनॉमिक लीडर जो होता है प्रीडोमिनेंटली, अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो वो एक काइंड ऑफ सबको साथ लेके चलने का काम करता है, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड और वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ पॉलिसिंग एंड प्रोवाइडिंग एड एंड ऑल सच थिंग। तो मुझे लगता है कि यूएस ने ये जो एक इकोनॉमिक लीडर का जो स्टेटस है उसे छोड़कर अब सिर्फ सेल्फ इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज पर फोकस कर रहे हैं, जहां हाउ टू मेक यूएस इकोनॉमी और एंड यूएस पीपल मोर
स्ट्रॉन्गर गोइंग फॉरवर्ड, और इसी के चलते एक काइंड ऑफ आर्म ट्विस्टिंग स्ट्रेटेजी मुझे लगती है कि यूएस ने अडॉप्ट करी है कि आप टैरिफ बढ़ाने की धमकी दो और अपनी जो दो तीन चीजें हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं अप्रूवल ले लो सामने वाली कंट्री से। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली डॉलर एज एन ग्लोबल ट्रेड करेंसी विल बी इन अ डाउट गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि अगर अगर यूएस ऐसे ही आर्म ट्विस्ट करते रहेगा आगे जाके तो जो डॉलर है उसे एज अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी का जो दर्जा मिला है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीकन होने लगेगा मुझे लगता है कि दैट्स ओवरऑल पिक्चर। और अगर यूरोप पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं यूएस, तो डेफिनेटली फिर तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कोई कंट्री लार्ज इकोनॉमी बचेगी जिसके ऊपर ये धमकी नहीं आ सकती और कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट जो हम कहते हैं डीम एक्सपोर्ट, जैसे इंडिया से यूरोप और यूरोप से यूएस जाता है, टू सम एक्सटेंट डेफिनेटली ऑटो सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, इनमें निगेटिव इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। बट इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम ये किसी को ही पता नहीं कि इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी कि नहीं लगेगी, और ये सिर्फ एक धमकी है। और अगर लग भी जाती है तो कितने समय के लिए रहेगी, तो काफी अनसर्टेनिटी है ये पूरे ट्रेड वॉर को लेकर, और इसका क्या इम्पैक्ट कौन से सेक्टर पर निकल कर आएगा ये प्रोबेबली अगले 3 से 6 महीने के बाद ही क्लैरिटी आएगी। कि हाँ, एक इंडियन कंपनी थी जो यूरोप को कुछ एक पार्ट सप्लाई करती थी, एंड दैट वाज एन वन ऑफ द इनपुट मटेरियल फॉर यूरोप, एंड यूरोप यूज्ड टू एक्सपोर्ट द फिनिश गुड टू यूएस, और ये साइकिल रुक गया, उसके चलते उसका इम्पैक्ट इंडियन कंपनी या चाइनीज कंपनी या मैक्सिकन कंपनी पर आकर लग रहा है। आई थिंक देर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, और इस तरह की अनसर्टेनिटी मुझे नहीं लगता है कि स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड जिस तरह से होते हैं ग्लोबल ट्रेड, ये किसी ने भी हम में से देखी नहीं है पिछले 15-20 साल में कि इतने रैपिड चेंजेस इन इंपोर्ट ड्यूटी। यूजुअली क्या होता है कि आप देखेंगे डिस्कशन होते हैं 6-12 महीने चलते हैं, एंड देन यू अराइव एट सर्टन पॉलिसी विच इज सुटेबल फॉर बोथ द कंट्रीज। बट इतना रैपिड चेंज ऑफ पॉलिसीज डेफिनेटली कैन हर्ट यूएस मोर रादर देन अदर कंट्रीज, क्योंकि यूएस में मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इकोनॉमिक स्लोडाउन आगे आते हुए दिख रहा है अगर इस तरह की पॉलिसी आगे जारी रहेगी तो। बिल्कुल। तो यूएस जो इस कर रहा है वो यूएस को खुद ही परेशान भी करेगा, अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद करेगा जब वो डिसीज़न ले लेगा। हालांकि वो डिसीज़न लेने की स्टेटमेंट तो दे रहा है, अब देखना होगा कि क्या होता है। कुछ चीज़ें सर, इंडिया के जीडीपी डेटा सर आए थे फ्राइडे को मार्केट बंद होने के बाद, कैसे लगे सर आपको? आई थिंक विवेक जी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन ही थे, कोई बहुत ज्यादा मैं इसमें रीड नहीं करना चाहूंगा। और एनीवेज मार्केट ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग नंबर पर फोकस करता है, और जिस तरह से नंबर्स आए थे इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन, मुझे नहीं लगता है कि जो स्थान से ओवरऑल जो बजट में भी रिसेंट नंबर पेश किए गए थे जहाँ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ विल बी क्लोज टू 10 to 11%, आई थिंक दैट नंबर सीम्स टू बी अ डिसेंट नंबर एट फ्रॉम एन FY 26 ग्रोथ परस्पेक्टिव। बट हालांकि इसमें ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण जो भी है जो इम्पैक्ट है वो अभी तक डिस्काउंट नहीं हुआ है। मे बी अगले 1 या 2 क्वार्टर के बाद हम कुछ रिवीजन आते देखेंगे जितने भी वेल नोन इंस्टीट्यूशन है जो जीडीपी का फोरकास्ट करते हैं। तो आई थिंक आई वुड लाइक टू टेक दिस जीडीपी डेटा एज अ न्यूट्रल फ्रॉम एन इक्विटी मार्केट परस्पेक्टिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। ऑटो सेक्टर के बिक्री डेटा सर कैसे लगे हैं आपको? क्योंकि हमने देखा कि कुछ एक ऑटो कंपनीज़ के डेटा जो आए हैं वो मैं पढ़ देता हूँ। टीवीएस मोटर की जो ग्रोथ थी वो 10% की देखने के लिए मिली। मारुति की डोमेस्टिक सेल में करीब 1% का जंप, एक्सपोर्ट में 13.5% की गिरावट देखने के लिए मिली है। टाटा मोटर्स के जो डेटा आए हैं वो डोमेस्टिक सेल थोड़ी डिक्लाइन है, और ईवी सेल्स तो ज़्यादा डिक्लाइन है 23% की। एसएमएल ईसुज़ू की सेल में थोड़ा जंप है, 27-27.5% का। टोयोटा की सेल में जंप है। एस्कॉर्ट्स की ट्रैक्टर की सेल्स में जंप है। तो मिले जुले डेटा कह सकते हैं। लेकिन आई विल स्टार्ट विथ टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर पर सर कैसे देख रहे हैं अभी? यार विवेक जी, अगर हम ये ओवरऑल डेटा देखें तो इसमें मुझे मारुति सॉरी एमएनएम के आंकड़े काफी अच्छे लगे, बेटर देन स्ट्रीट एस्टिमेट थे, जहां हमने देखा कि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ एमएनएम में कंटिन्यू है, और एक काइंड ऑफ आउटलायर नंबर एमएनएम के ओर से आया, और उसी का आई थिंक एक पॉजिटिव रिएक्शन भी आज हम स्टॉक प्राइस में आते देख रहे हैं। एंड पैसेंजर व्हीकल में विद दिस डेटा पॉइंट एमएनएम सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर बन चुका है Hyundai को ओवरटेक करके। तो आई आई थिंक इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फ्रॉम महिंद्रा एंड महिंद्रा। मुझे लगता है कि आगे जाके जब मार्केट स्टेबल होगा तो एमएनएम में कहीं ना कहीं हम एक काइंड ऑफ री रेटिंग, पी का जो री रेटिंग हम कहते हैं वो कहीं ना कहीं होते दिखेगा। ऑब्वियसली टेस्ला का जो कंसर्न है
वो बना हुआ है, बट अगेन लॉट हैज बीन डिस्कस अर्लियर ऑन टेस्ला। तो मुझे लगता है कि टेस्ला का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम डोमेस्टिक कंपनीज के वॉल्यूम पर नहीं देखेंगे। तो एमएनएम इज अ क्लियर कट विनर। और दूसरा एज अ कैटेगरी, ट्रैक्टर एज अ कैटेगरी इज डूइंग वेल। तो अगर आप देखेंगे एस्कॉर्ट के नंबर भी इन अ सीजनली वीकर मंथ लाइक जैन फेब रिलेटिवली बेटर आ रहे हैं। तो ट्रैक्टर एज अ सेगमेंट इज डूइंग वेल। तो ट्रैक्टर के रिलेटेड जो कंपनीज है जैसे एस्कॉर्ट, स्वराज इंजिन्स, शारदा मोटोकॉप, यहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक माइनर पॉजिटिविटी बनते नजर आएगी। और रही टू व्हीलर्स की बात, तो टू व्हीलर में हमने देखा है कि डोमेस्टिक मार्केट इज अंडर प्रेशर फॉर ऑल दी प्लेयर्स, बट एक्सपोर्ट के जो वॉल्यूम है काफी अच्छी ग्रोथ पेश करी है। वेदर इट इज टीवीएस और हीरो और आयशर फॉर दैट मैटर। तो एक्सपोर्ट वॉल्यूम ग्रोथ इज लुकिंग गुड फॉर आयशर बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेटेजी टू पुश द वॉल्यूम। हमने देखा कि डोमेस्टिक में भी रिलेटिवली उनके वॉल्यूम बेहतर हैं। तो थोड़ा सा मिक्स बैक काइंड ऑफ नंबर हम कह सकते हैं कि ऑटो सेल्स में आए। बिल्कुल। सर, टाटा मोटर्स पर आपका आउटलुक, क्योंकि डोमेस्टिक सेल भी गिर रही है और एक्सपोर्ट वैसे ही खतरे में है। अमेरिका परेशान कर रहा है, यूरोप को अगर परेशान करेगा तो और खतरा। मतलब जहाँ जहाँ पर टाटा मोटर्स का बिजनेस है वहाँ वहाँ परेशानी, अमेरिका में परेशानी है, यूरोप में उनका बिजनेस है वहाँ परेशानी क्रिएट हो सकती है, चाइना पे टैरिफ लगाने की बात हो रही है, वहाँ पर इनका बिजनेस है। तो ग्लोबल जो इतना बड़ा एक्सपोजर रखती हैं, लाइक टाटा मोटर्स है, इवन फॉर इंस्टेंस टाटा स्टील भी, जिसकी की कोरस करके कंपनी है जो यूरोप में ऑपरेशन है जिनका। टाटा मोटर्स वर्सेस टाटा स्टील, कैसे देखें इन दोनों को? या अगर हम टाटा, आपने बहुत सही कहा कि टाटा मोटर्स का अगर आप सेल्स वॉल्यूम स्प्लिट देखेंगे जेएलआर का, काइंड ऑफ इक्वली बटा हुआ है, वेदर इट इज यूएस, यूरोप, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एंड चाइना। तो डेफिनेटली एनी इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन वेदर इट इज इन यूएस एंड यूरोप और चाइना कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन सेल्स वॉल्यूम ऑफ जेएलआर एंड दैट विल इम्पैक्ट टाटा मोटर्स। तो उसी का हमने देखा है कि एक ऑलरेडी प्राइस करेक्शन टाटा मोटर्स में आ चुका है, जहां 1000 वाला स्टॉक हम देख रहे हैं कि 600 के बैंड में ट्रेड कर रहा है। एट अ 600 लेवल आई थिंक वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है, इन लाइन विद ग्लोबल पीयर। बट एज ऑफ नाउ अगर मुझे फ्रेश मनी डिप्लॉय करना है तो मैं थोड़ा साइडलाइन पर रहना चाहूंगा टाटा मोटर्स के लिए, क्योंकि काफी सारी अनसर्टेनिटी है ऑन ए रिलेटिव बेसिस। जिस तरह से हमने पहले भी डिस्कस किया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा एक क्लियर कट आउटलायर है पूरे ऑटो इंडस्ट्री के लिए। जब वहाँ सेल्स वॉल्यूम दोनों ही, वेदर इट इज द पैसेंजर व्हीकल एसयूवी सेगमेंट या हम ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें, दोनों ही सेगमेंट में काफी अच्छे सेल्स वॉल्यूम आ रहे हैं। तो आई थिंक ऑन डीप आई वुड लाइक टू ऐड महिंद्रा एंड महिंद्रा। वो टाटा मोटर्स को मे बी ऑन साइडलाइन पर रहकर एक बार हम ट्रैक करेंगे ग्लोबल डेवलपमेंट को। और जब यहाँ से अनसर्टेनिटी हट जाती है देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन थिंक ऑफ एडिंग टाटा मोटर्स ऑल्सो इन द पोर्टफोलियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। नए सेबी चीफ भी आ गए हैं। पुराने सेबी चीफ से काफ़ी जो निवेशक है, छोटे निवेशक, वो काफ़ी ये कहते थे, कंप्लेंट करते थे कि उन्होंने बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जिसकी वजह से मार्केट गिरा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कैपिटल गेन ज़्यादा लग गया है, इसकी वजह से मार्केट गिरा। खैर, रीज़न कुछ भी हो, मार्केट तो गिरा है और लोगों को पेन है, तो इसलिए कुछ ना कुछ बातें तो निकलेंगी। लेकिन जो नए चीफ आए हैं वो काफ़ी मतलब फाइनेंस की साइड पर बहुत स्ट्रॉन्ग शख्सियत है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट और बहुत तरह के प्लानिंग कमीशन और बहुत जगहों पर वो काम कर चुके हैं। तो इनका कांता पांडे जी ने पदभार संभाल लिया है और उन्होंने आते ही जो स्टेटमेंट दिए हैं उसमें उन्होंने बोला कि एक तो मुझे ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी और टीम वर्क, ये 4T उन्होंने यूज़ किए। सर, ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि इस समय लोगों का सबसे ज़्यादा ट्रस्ट सेबी से ही हिला हुआ है। आपको क्या लगता है, विश्वास जीतने के लिए क्या काम होगा? लोगों को खुश करने के लिए कुछ काम होगा, एक आम आदमी को, एक आम निवेशक को? आई थिंक वन हैज टू कीप इन माइंड कि सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है। अगर हम इक्विटी मार्केट्स या की बात करते हैं तो, और अल्टीमेटली सेबी का काम है टू एंश्योर दैट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल द एंटिटी, कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, वेदर इट इज अ स्मॉल शेयर होल्डर, रिटेल शेयर होल्डर, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर और एनी इंटर मार्केट इंटरमीडिएट, जिसके चलते बेसिकली जो रेगुलर फंक्शन है वो स्मूथली ऑपरेट हो सके और जो रिस्क है मार्केट में वो कहीं ना कहीं टेम डाउन करके चल सके।
तो यस डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि रेगुलेशन काफी स्पीड से चेंज हुए हैं पिछले 2-3 सालों में। और आई थिंक विद एन इवॉल्विंग कैपिटल मार्केट, और जिस तरह से हमने देखा है कि कैपिटल मार्केट इंडिया में एक्सपैंड भी हुआ है, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप या नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर, तो डेफिनेटली रेगुलेटरी टाइटनिंग मार्केट के लिए ठीक ही रहता है कि बहुत ज्यादा ओवर लिवरेज, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि बहुत ज्यादा ओवर लिवरेज सिस्टम में ना हो। तो आई थिंक अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में ये जो डिसीजन है वो बेनिफिशियली होते हैं शेयर होल्डर के परस्पेक्टिव से। एंड मुझे उम्मीद है कि आगे जाके सेबी जो है अल्टीमेटली जिस तरह से पिछले 3 दशकों से सेबी एक अपना रोल निभा रही है, तो आई थिंक आगे जाके भी इन्वेस्टर के और जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनके हित में ही सेबी काम करेगा। जी, इस बीच में इंडिया का पीएमआई डेटा भी आ चुका है, जो कि वैसे 14 महीने के लो है। डेटा सुनेंगे तो बड़ा खतरनाक सा लगता है कि 14 महीने का लो, अरे कितना लो बन गया। लेकिन कोई घबराने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 56.3 की फिगर आई है, जो कि 50 के ऊपर इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्सपेंशन ही माना जाता है। तो हम अभी बहुत दूर हैं। यूरोप और अमेरिका तो 50, 51, 48, 45 वहाँ पर घूम रहे हैं। हम फिर भी बहुत बेटर पोजीशन में, और इतना नहीं ख़राब है, क्योंकि जो जनवरी का था डेटा वो 57.7 था, और दिसंबर का जो डेटा था वो 56.4 था। तो दिसंबर के मुकाबले फरवरी का जो डेटा है उसमें केवल 0.1% की गिरावट है, 56.4, 56.3। और लास्ट ईयर भी जो फरवरी में था वो 56.9 था। तो जनवरी के मुकाबले थोड़ा नीचे है, लेकिन 56.4, 56.5, 56.5 ये फिगर 3-4 बार रिपीट हुई है। उसके कंपैरिजन में ये 56.3 आ गया, तो थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है। सनी सर, ये ज़्यादा डराने वाली चीज़ें तो नहीं है कि 56.3 इकोनॉमी एक्सपेंशन तो है ना? आई थिंक डरने डराने वाली फिगर डेफिनेटली नहीं है। इनफैक्ट आप देखेंगे डेटा पिछले 5-6 महीने का, तो जैन का जो नंबर था, आई थिंक 6 मंथ हाई का नंबर आया था 57.1 और 2 का जो नंबर आया था। तो जो बीच में कंसर्न हुआ था सितंबर अक्टूबर मंथ में कि इकोनॉमी में काफी स्लो डाउन है, इनफैक्ट जैन का डेटा लग रहा है देखकर लगता है कि डेफिनेटली जो सेंटिमेंट है वो इम्प्रूव हुए हैं। और ऑन जब जैन का डेटा 6 मंथ हाई था तो उसके सामने फेब हल्का नीचे आया, बट एनी नंबर अबव 50 इज एन एक्सपेंशनरी नंबर। और अल्टीमेटली पीएमआई जो डेटा होता है, इट इज मोर ऑफ एन सेंटिमेंट इंडिकेटर। तो अगर एनी नंबर अबव 50 आई थिंक अगर एक्सपेंशन इंडिकेट कर रहा है, तो आई थिंक इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से इसे पॉजिटिव ही देखा जाएगा। ठीक है। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन साहब भी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। सर नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। सनी भाई को भी नमस्कार। नमस्कार अंशुल जी। आपका तो काफ़ी दर्शक वेट कर रहे हैं सर। आपकी प्रेडिक्शन जो जा रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट जा रही है, इसलिए दर्शक आपके लिए काफ़ी उत्साहित है इस समय। लेकिन मैं सनी सर से भी एक और चीज़ कंफर्म करता हूं चलने से पहले। सर, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर तक अब बात पहुंच गई है, अब सरकार के कानों में बात पहुंच रही है कि भाई मार्केट गिर रहा है, आप कुछ स्टेटमेंट दीजिए। तो कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी ने बोला अभी एक इवेंट में, केरला में थे वो, मार्केट में उतार चढ़ाव चलता रहता है, उनका कहना ये है। और कारण कुछ भी हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, लोकल हो, लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है या हमारे जो इकोसिस्टम है या ग्रोथ है वो ठीक ठाक है, और हमें उस पर ही फोकस करना है। सर, गवर्नमेंट अभी चिंतित नहीं है, ये एक चिंता है, या ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि गवर्नमेंट चिंतित नहीं है? आई थिंक अल्टीमेटली गवर्नमेंट का जो काम है वो ये इंश्योर करना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है। जी सर, प्लीज प्लीज मुझे कंटिन्यू क्या सर। आवाज है? बिल्कुल सर, आ हाँ रही है, या प्लीज तो कंटिन्यू सर। यस। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट का जो काम होता है वो इंश्योर करना होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसके लिए कहीं ना कहीं एनेबलिंग एनवायरनमेंट जो है उसे प्रोवाइड करे, ताकि जो बिजनेस हाउसेस है, वेदर इट इज पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट और इंटरनेशनल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर, उनको कहीं ना कहीं ग्रोथ करने की जगह मिले, एनेबलिंग एनवायरनमेंट। तो आई थिंक अल्टीमेटली गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर कि आपकी जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो 12-13% के आसपास चले। तो आई थिंक अगर आपका जीडीपी ग्रोथ 12-13% अगर होती है, तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर टेकन केयर ऑफ। और अगर गवर्नमेंट वो दिशा में काम कर रही है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कंप्लेन होना चाहिए। और जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि स्टेप भी लिए गए हैं
टैक्स कट का जो बेनिफिट है मुझे लगता है कि अप्रैल ऑनवर्ड प्ले आउट होना स्टार्ट हो जाएगा सिस्टम में। आरबीआई ने लिक्विडिटी पंप करी है सिस्टम में, तो जो एक लिक्विडिटी डेफिसिट का कंसर्न था वो भी मुझे लगता है कि सॉल्व होते नजर आएगा। और रही मार्केट की बात, तो मार्केट में ऑब्वियसली मार्केट जब बुलिश होता है तो ओवर एग्जुबरेंस का साइन हम देखते हैं, और जब बेरिश होता है तो बहुत ज्यादा ओवर बेरिश हो जाता है मार्केट, तो इट स्विंग्स लाइक अ पेंडुलम। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली अगर जो कॉर्पोरेट्स की अर्निंग ग्रोथ यहाँ से बेहतर रहेगी, उन्हें कहीं ना कहीं डाउन द लाइन जाके वैल्यू मिलेगी। और अब जब ये मार्केट करेक्शन में वैल्यूशन भी बहुत से सेक्टर्स में या कंपनीज में रीजनेबल हो चुके हैं, तो अल्टीमेटली एट लोअर लेवल से मुझे लगता है कि इसमें बाइंग इमर्ज होते दिखेगी। बट जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है हमें थोड़ी सी टेम डाउन करनी होगी। अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि पिछले 3-4 साल के रिटर्न इमीडिएटली अगले 12 से 18 महीने में देखने मिलेंगे, तो थोड़ा सा सिनारियो डिफिकल्ट है, स्पेशली फ्रॉम अ ग्लोबल एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो मुझे लगता है कि मार्केट पेंडुलम की तरह स्विंग होता है, और अभी जिस तरह से बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन हो गए थे, वहां कहीं ना कहीं अब एक मीन रिवर्जन होके अब हमें लगता है कि कई सेक्टरों में एक काइंड ऑफ रीजनेबल वैल्यूएशन अब देखने मिल रहा है। तो आई थिंक गवर्नमेंट का काम है एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, कॉर्पोरेट्स का काम है ग्रोथ रिफ्लेक्ट करना, और अल्टीमेटली मार्केट उसे रिवॉर्ड करता है आगे जाके इफ एनी गुड कंपनी इज अवेलेबल एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन। बिल्कुल। सनी सर, वैसे तो इस समय कुछ कॉल लेने में डर लगता है और कॉल देने वालों को भी डर लगता है, लेकिन कोई निडर कॉल है आपके पास? विवेक जी, आपने बहुत सही कहा कि कॉल देने में डर लगता है, बट अगेन अगर रादर देन गिविंग अ कॉल ऑन एनी कंपनी में सेक्टर पे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। तो मुझे लगता है कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन की जो स्टोरी है, वहां अभी भी कोई बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी नहीं नजर आती है, और जिस तरह से टैक्स ब्रेक का बेनिफिट हम अप्रैल ऑनवर्ड्स प्ले आउट होते देखेंगे, तो कुछ चुनिंदा सेक्टर हैं जहाँ ध्यान रखा जा सकता है, जैसे होटल्स एज एन इंडस्ट्री जहाँ काफी अच्छा करेक्शन भी हो चुका है। कंपनीज लाइक इंडियन होटल, शैले होटल, जहाँ एक अच्छी खासी रूम एडिशन की पाइपलाइन भी है, कंजम्पशन भी एटलीस्ट एट अ मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास में बरकरार है, तो होटल एज अ सेक्टर रिलेटिवली लुक्स गुड। अगर हम रेलवे की बात करें, तो रेलवे वैगन एज अ सेक्टर वहां भी अच्छे का ऑलरेडी स्टॉक जो है 30-40% करेक्ट हो चुके हैं, सिटिंग ऑन अ वेरी रोबस्ट ऑर्डर बुक। और तीसरा एक जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं वो है प्रमोटर बाइंग इन अ करंट कार्नेज। तो अगर आप देखेंगे कुछ सिलेक्टिव कंपनीज में प्रमोटर बहुत एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। केस इन पॉइंट जैसे अगर आप शोभा डेवलपर देखेंगे, जिंदल स्टील एंड पावर, एनसीसी। तो मुझे लगता है कि जो इनसाइडर ट्रेड की जो डेटा आती है वो सभी को रेगुलरली ट्रैक करना चाहिए, और अगर वो कंपनीज में लगता है कि वैल्यू बन रही है तो उसे ग्रेजुअली एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ठीक है सनी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। एक रिक्वेस्ट सर, आज मैं आपको फ़ोन करूंगा, कुछ इनवाइट करना है आपको, तो प्लीज़ फ़ोन ज़रूर उठा लीजिएगा। आई कॉल्ड यू इन द वीकेंड्स श्योर, ऑल्सो। अब मुझे श्योर। तो सर एक इवेंट है हमारा, तो उसके लिए ही आपसे बात करनी थी, कॉल करना था। धन्यवाद सर जी जी, हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।